हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय समाज शिक्षा और परिचर्या बोध। जी हाँ, समाज शिक्षा और परिचर्या बोध, जिसकी इकाई एक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसकी इकाई एक जिसका नाम है शिक्षा की दार्शनिक समझ, यानी कि फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बोला जाएगा एजुकेशन का। ठीक है, तो शिक्षा की दार्शनिक समझ जो है इकाई एक है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या क्या मैं बताऊंगा, क्या क्या आपको मिलेगा, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। पहले ही बता दूं तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी, इस इकाई का अंक योजना ब्लूप्रिंट, यानी इस इकाई से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, इकाई पे कुल अंक आवंटित कितने हैं और कौन कौन से मार्क्स के कितने प्रश्न आएंगे। फिर दूसरा, पहले डीएड की परीक्षाओं में इस विषय में जितनी परीक्षाएं हुई उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन पीवाईक्यूज को, उन क्वेश्चन के प्रश्न के उत्तरों को लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज मैं यहां पर ये भी समझाऊंगा कि लिखना कैसे होता है। साथ ही साथ आने वाली डेट की परीक्षा के लिए कौन से टॉपिक संभावित हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को भी यहां शामिल करूंगा। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ एक वीडियो लेक्चर में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना है। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अन्य विषयों के ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, संज्ञान अधिगम बाल विकास हो या अन्य दूसरे विषय हो और शिक्षा में समाज से जेंडर मुद्दे हो, ऐसे विषय की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाकर चैनल पर चेक करें, आप वहां पर देख पाएंगे, सभी विषयों की पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इसके अंक योजना और ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें हमारी इस विषय जिसका नाम है यहाँ पर समाज शिक्षा और परिचर्या बोध, जिसकी इकाई पहली शिक्षा की दार्शनिक समझ, अगर इसके अंक योजना की यानी कि इसके ब्लूप्रिंट की बात करूं तो भाई इसका जो ब्लूप्रिंट है, अंक योजना है, अगर वो हम देखें तो यहाँ पर कुल अंक जो आवंटित हुए हैं 20, यानी इस एक इकाई शिक्षा की दार्शनिक समझ को आपको कुल 20 अंक हासिल हो सके, यानी 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो सिर्फ एक ही यूनिट पढ़कर। ठीक से, ठीक है, तो आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि ये इकाई कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर मिलेंगे भाई, जो पासिंग के लिए बहुत क्रूशियल मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ तो 4 आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक एक नंबर वाले, चाहे वो खाली स्थान पर हो या बहुविकल्पी प्रश्न, वैसे 4 आएंगे एक नंबर के। फिर 2 अंकों के 2 आएंगे, यानी जो अति लघु उत्तर वेरी शॉर्ट होते हैं, जिनके उत्तर 30 शब्दों में लिखने होते हैं, तो ऐसे वेरी शॉर्ट 2 आएंगे। फिर 3 मार्क्स का भी एक प्रश्न आएगा यहाँ पर, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का भी एक प्रश्न आएगा। 4 मार्क्स का भी एक प्रश्न यहाँ पर आने वाला है, 4 मार्क्स का। और तो और यहाँ पर एक 5 नंबर का प्रश्न भी आएगा, कितने मार्क्स का, एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर आएगा। तो ये सब इसकी अंक योजना है, ब्लूप्रिंट है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया होगा, एक रोड मैप मिल गया होगा कि भाई इस इकाई को पढ़ना कैसे है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या रहेगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीएलएड का अपना डिप्लोमा कोर्स 90+% के साथ बनाना चाहते हो, अगर आप डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ अपने डीएलएड का कोर्स पूरा करना चाहते हो, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। हमारे इस संपूर्ण कोर्स में आपको 100% तैयारी करवाई जाएगी डीएलएड की 2026 की परीक्षा के लिए। यह कोर्स पूरा 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। ये पूरा संपूर्ण कोर्स जो है आपको इसमें मिलेगा क्या, हर विषय का डिटेल नोट्स, हर इकाई का, फिर उसमें शॉर्ट नोट्स, उसमें हस्तलिखित नोट, उसमें प्रिंटेड और टाइप्स नोट, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ मिलता है। मैराथन लेक्चर, वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ मिलता है आपको मात्र एक कोर्स में। यानी इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और आपकी परीक्षा की 100% तैयारी यहीं से गारंटेड है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप पर डाउनलोड करेंगे और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेंगे। किसी कूपन कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 33% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड मत डालिएगा, डायरेक्ट परचेस कीजिएगा, जिससे आपको 33% की छूट मिल जाएगी। 33% का ऑफ अभी सिर्फ सीमित समय के लिए है, तो जल्दी करें, क्योंकि परीक्षा के नजदीक आते ही ऑफर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहला पीवाईक्यू की। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घुमा फिरा के बहुत बार पूछा जा चुका है कि शिक्षण विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग बतलाइए। यानी जो शिक्षण विधियां हैं, जो मेथड्स है टीचिंग की, वो बताना रहता है। यानी किन किन तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, किन किन तरीकों से क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान होते हैं, भी इसमें रहता है। पर हम अभी बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के विधियों की। तो अगर शिक्षण की विधियों की बात करें तो शिक्षण को जो सिद्धांत बनाया गया कि इन विधियों से पढ़ाया जा सकता है, इसमें यहां पर लिया गया है रूसो का। जी हाँ, रूसो के विचार लिए गए। तो रूसो ने अपने कुछ विचार बताए कि इस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इस माध्यम से शिक्षण दिया जा सकता है। ये उनके शिक्षण मेथड्स या शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, नंबर 1, करके सीखना, यानी खुद ही पहले उस काम को करो, बच्चे को करने दे दो, बच्चा खुद ही करेगा, खुद ही सीख जाएगा। ठीक। दूसरा, निरीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी टीचर उस काम को कर रहा है और बच्चा उसको देख रहा है और देख के सीख रहा है, फिर खुद करके सीख जाएगा।
यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण द्वारा सीखना। तीसरा तरीका होता है अन्वेषण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डिस्कवरी, यानी कि खुद ही किसी काम को करने बैठे, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अचानक से खोज हो जाएगी, अचानक पता चल गया ये तरीका काम नहीं किया, फिर दूसरा तरीका लगा। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के पहले 1000 बार ट्राई किया था, 1000 बार उनसे बल्ब नहीं बना, लेकिन 1000 एक बार तो बन गया ना, आखिर 1000 तरीके के बाद तो बन ही गया। यानी कि भाई उन्होंने डिस्कवरी की, खोज की, खुद से सीखा ना अपने मन से। फिर स्वानुभव द्वारा सीखना, सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखना, अनुभव करके सीखना। अभी हमने कुछ काम किया, उससे हमारा नुकसान हो गया, तो हमें अब अनुभव आ गया कि ये काम नहीं करना है, तो हमने सीख लिया कि ऐसा काम नहीं करने पड़ता, इससे दुख होता है भाई, इससे प्रॉब्लम आती है, तो स्वयं के अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। चौथा है, पांचवा यहां पर दिया, प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, प्रयोग किया, कामयाब हो गया, सीख गए, प्रयोग किया, कामयाब नहीं हुआ, तब भी सीखे, क्योंकि ये ऐसे करने से तो कामयाब नहीं होता, ये तो सीखे ना, है ना। बल्ब कैसे, जब थॉमस एल्वा एडिसन से जब पूछा गया था, थॉमस एल्वा एडिसन, सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो जब उनसे पूछा गया कि आपने 1000 बार ट्राई किया, विफल हो गए सारे प्रयास, तो बेकार गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने 1000 बार बल्ब कैसे नहीं बनता ये सीख लिया, मुझे 1000 मेथड्स पता चल गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो उन्होंने बोला कि मैं 1000 बार बनाना व्यर्थ नहीं किया, वो 1000 बनाना मेरे काम आया, मुझे पता है कि ऐसे तो नहीं बनता, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने किसी पेड़ को काटा, ठीक है, और या फिर किसी पत्थर को तोड़ने के लिए, मान लीजिए पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ी चला रहे हो, आपने 5 बार मारा, 6 बार मारा, 7 बार मारा, 8 बार मारा, 9 बार मारा, और 10वें बार में पत्थर टूट गया, तो क्या सिर्फ 10वें वाले प्रयास की वैल्यू है, यानी 10वें प्रयास से टूटा? क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसने पत्थर पर प्रेशर डाला, उसे कमजोर किया, उनकी भी तो वैल्यू है ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो प्रयोग करके सीखना चाहिए, प्रयोग से भी सीखा जा सकता है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। ये सब जो है, ये सब मेथड्स ऑफ टीचिंग है, इन तरीकों से पढ़ाया जाता है, इन तरीकों से सिखाया जाता है, इन मेथड से बच्चों को अधिगम कराया जा सकता है, बच्चे इसे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये सब शिक्षण विधियां हैं, सिखाने की मेथड से विधियां हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक विधि को डिटेल में पूछता है, बताइए कि ये शिक्षण विधि, करके सीखना विधि क्या है, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, ये सब डिटेल में पूछता है। याद रखिएगा, ये सब आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, वहां पर पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये इस साल के लिए गेस क्वेश्चन जैसा है, यानी आने वाली डेट की परीक्षा के लिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए, क्या क्या उद्देश्य है, यानी जब पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो पहले सवाल पूछ दिया कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, बतलाइए, तो हम लिखेंगे शिक्षा के कई प्रकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, उनमें से कुछ उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं, बहुत सारे उद्देश्य, उनमें से कुछ दिए जा रहे हैं। तो नंबर 1, अनुभवों के पुनर्निर्माण का उद्देश्य। शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है कि अनुभव का पुनर्निर्माण, यानी कि जो एक्सपीरियंस किया है उसी को आगे चल के इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कोई कूलर बनाना किसी को सिखाया गया, एसी सुधारना, रिपेयर करना सिखाया गया, तो वो क्या करेगा, उसी अनुभव का इस्तेमाल करके आगे चल के एसी सुधारेगा, वाटर कूलर सुधारेगा, जो भी चीज सुधारेगा, उससे पैसा कमाएगा, उसे शिक्षा मिल गई, समाज में योगदान करेगा, देश की तरक्की में योगदान करेगा, ठीक है। फिर वातावरण के साथ अनुकूल के उद्देश्य, शिक्षा इसलिए भी दी जाती है ताकि आप वातावरण के साथ अनुकूल तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से रह सके, समाज में रहने लायक बन सके। तीसरा, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति का उद्देश्य, समाज में कैसे रहते हैं, समाज में कैसे कुशल बनते हैं। अब समाज में इतने लोग हैं पर बहुत सारे बेरोजगार होते हैं, पर हमें कुशल रहना है, हमें सही रहना है, ताकि हम सही ढंग से समाज में कुशल बन के रह सकें, स्किल बन के रह सकें। फिर उद्देश्य में परिवर्तनशीलता हो, यानी जो उद्देश्य है वो बदले, ऐसा नहीं कि सबका उद्देश्य डॉक्टर बनना है, सबका उद्देश्य इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं, सबका उद्देश्य शिक्षक बनना है, ऐसा नहीं है। उद्देश्य जो है वो समय के साथ परिवर्तनशील हो, बदले, उद्देश्य अच्छे तरीके के लिए बदले, है ना। पहले पढ़ाई की थी किस चीज के लिए, समाज का भला करने के लिए, फिर बाद में पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, एकदम से भला एकदम छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पैसे भी कमाइए, बिल्कुल कमाना चाहिए, क्योंकि हमारे खर्चे होते हैं, हमें अपना परिवार संभालना है, माँ बाप को सुविधाएं देनी है, परिवार को सुविधाएं देनी है, तो पैसे कमाना जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पैसे कमाने के साथ साथ उसी कार्य से देश का भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, तो और अच्छी बात है ना। तो इसलिए हमें हमारे उद्देश्य को परिवर्तनशील रखना चाहिए। स्वीकारात्मकता, नैतिकता होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की मोरालिटी, नैतिकता, समझ होनी चाहिए। यानी हर चीज को एक्सेप्ट करो, नहीं मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस चीज को, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर स्वीकार करने की शक्ति, हमारे अंदर स्वीकार करने की क्षमता, नैतिकता, समझ, मोरालिटी होनी ही चाहिए। तो ये सब कैसे आएगा, शिक्षा से, जब कोई पढ़ेगा तब आएगा। और ये जो उद्देश्य है ये जॉन डीवी के अनुसार है, जी हाँ, जॉन डीवी ने शिक्षा के जो उद्देश्य बतलाए हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े। शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य जॉन डीवी के द्वारा बतलाए गए हैं, जो यहाँ पर निम्नलिखित हैं। क्लियर है, समझ में आ गया शिक्षा के उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगले प्रश्न को आते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए कि रूसो का शिक्षा में क्या योगदान है। ठीक है, रूसो ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है। अब महान मनोवैज्ञानिक रूसो, इन्होंने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन्होंने बाल शिक्षा में, बाल विकास में, अधिगम में कई प्रकार की बातें कही, फिलॉसफी, थ्योरी, दर्शन दिया। इनकी समझ के अनुसार ही आज बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारा जो शिक्षा का जो तंत्र बना हुआ है, जो एजुकेशन सिस्टम है, सिलेबस है, बहुत सी चीजें रूसो से प्रेरित है। रूसो ने जो कहा है उसको हम फॉलो भी करते हैं, इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है रूसो के बारे में। रूसो अगर कोई काम का व्यक्ति नहीं होता, रूसो ने अगर कुछ अच्छा नहीं कंट्रीब्यूट किया होता या उसको लोग नहीं मानते, तो क्या वो आपके सिलेबस में होता? बिल्कुल नहीं। उसने कुछ अच्छा किया है, रूसो ने कुछ अच्छी बातें बताई हैं, जिनकी बातों पर आज भी हम अमल करते हैं उन बातों पर, और हमारा जो शिक्षा क्षेत्र है अच्छा बढ़ रहा है आगे। ठीक, तो देखिए पहला, रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया है। रूसो ने कहा कि शिक्षा बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। ठीक है। दूसरा, बालक की शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता तथा भिन्नता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी बालक की जो शिक्षा हो वो हर व्यक्ति की व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल योग्यता पर होनी चाहिए। यानी अब मान लीजिए मैं बालक हूं, तो मेरी कुछ अलग कैपेसिटी, मुझे मतलब खेल में अच्छा लगता है, कोई दूसरा बालक है उसे प्रयोग करना अच्छा लगता है, तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि वो प्रयोग करने में उसको रुचि हो और प्रयोग करना सीखे, और मैं खेल सीखूं, है ना। यानी हर बच्चे की योग्यता के अनुसार शिक्षा का डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए, ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? रूसो ने। ये रूसो का मत था। फिर बालक की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सिलेबस हो, जो पाठ्यक्रम हो, वो बालक की योग्यता अनुसार हो। यानी बालक अगर 8 साल का है तो वैसा सिलेबस बनाओ, बालक अगर 12 साल का है तो वैसा पाठ्यक्रम बनाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दे कि सबको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं, ऐसा नहीं। बच्चे के अनुसार, बालक की योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम सिलेबस बनना चाहिए। यथार्थ ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए, जो रियल नॉलेज है उसको, है ना। बहुत सारी फालतू की और किताबी ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी क्या है? समाज में रहने के लिए जो ज्ञान चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई गुण होना चाहिए, है ना। उदाहरण के तौर पर आजकल इंजीनियर्स, जैसे मैं बात कर दूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जैसे मैं स्वयं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रह चुका, मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो मुझे जब क्लासेस में पढ़ाया गया ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, क्या होता है, लेकिन असल जिंदगी में कभी ट्रांसफार्मर सुधार भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा के देखा मैंने आज तक तो ट्रांसफार्मर को। हमारे कॉलेज में ट्रांसफार्मर पढ़ाया तो गया, लेकिन कभी भी हमको लैब में ले जाके ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं गया, उसको सुधारा नहीं गया कि ऐसे सुधारते हैं, ऐसे खराबी होती है। तो वास्तविक जीवन की शिक्षा तो काम ही नहीं आई। पढ़ तो लिया ट्रांसफार्मर की इस पार्ट को ये बोलते हैं, कैसे काम करता है मुझे ये भी पता है, कौन से भाग को क्या बोलते हैं भी जानता हूं, पर ट्रांसफार्मर बिगड़ गया तो उसको सुधारना कैसे है, ठीक है, ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, ये सब मुझे नहीं पता। है ना, वास्तविक जीवन में जो काम आने वाला है वो तो बता ही नहीं गया मुझे। ठीक है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो उन्होंने बोला कि मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, फिर सामाजिक यानी कि सोशल, और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक सोच होनी चाहिए। यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल होनी चाहिए, दिमाग से वाली। फिर उन्होंने बताया कि शिक्षा जो सामाजिक, समाज में रहने लायक सबको बनाए, सामाजिक हो, सोशल हो, एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार हो सबको। और जो शिक्षा है वो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक एजुकेशन, यानी बच्चा जो है वैज्ञानिक तरीके से सोचे, है ना, वैज्ञानिक तर्क उसके अंदर है, साइंटिफिक सोच उसके अंदर आ जाए, ऐसा बनाया जाए। ठीक है। फिर स्त्री शिक्षा के लिए केवल शारीरिक और व्यवहारिक ज्ञान ही बताया है। रूसो ने स्त्रियों के लिए सिर्फ और सिर्फ शारीरिक और व्यवहारिक, उन्होंने उनके लिए मानसिक वगैरह ज्ञान नहीं बताया। तो ये थोड़ा सा रूसो का ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि उन्होंने, क्योंकि रूसो उस जमाने के व्यक्ति है जहां पर पुरुषवाद बहुत हावी था, यानी पेट्रियार्की, है ना, यानी पुरुषवाद, समाज में पुरुष प्रधान समाज बहुत था, तो रूसो भी उससे थोड़े ग्रसित थे, उनके विचार भी वैसे ही प्रेरित थे क्योंकि उनकी परवरिश ही वैसी भी थी। ठीक है। फिर शिक्षा में अनुशासन के लिए दमनात्मक विधि को अनुचित बताया। शिक्षा में दमनात्मक विधि होना चाहिए, यानी शिक्षा को अच्छा लाना है, अच्छा बनाना है, अनुशासन देना है, विद्यार्थियों में डिसिप्लिन लाना है, तो एकदम दमनकारी नहीं, किसी ने हल्ला किया तो उसको मार पीट के कूट के काट डाला, एकदम मर्डर ही कर दिया, एकदम दबाना नहीं है आवाज को, है ना। कोई अगर कक्षा में हल्ला कर रहा है बच्चा तो उसको प्यार से टैकल करना है, यानी दमनकारी नीति, जोर जबरदस्ती वाली नीति से शिक्षा नहीं हो सकती। अनुशासन बनाने के लिए दमनकारी नीति की जरूरत नहीं है, अनुशासन प्यार से बनाया जा सकता है, समझदारी से बनाया जा सकता है। इसके पक्षधर थे रूसो। तो ये सब रूसो ने कहा है, ये सब उनका शिक्षा में योगदान है, उनकी वजह से इनकी बहुत सारी बातों को शिक्षा में शामिल किया जाता है। क्लियर है? चलिए आ जाइए अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में बताइए। जैसा आपको, जिनको नहीं पता होगा, मॉन्टेसरी एक व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा का एक नया तरीका इजाद किया, मतलब शिक्षा कैसी देनी चाहिए, पढ़ाई कैसी करवानी चाहिए, उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने खुद के अपने शाला विद्यालय स्टार्ट किया था। ठीक है। मॉन्टेसरी स्कूल आज चलते भी बहुत फेमस, उन्हीं के नाम पर तो बनते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल या मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, होता है ना ऐसा। ठीक। तो मॉन्टेसरी जो प्रणाली थी उनकी शिक्षा के लिए, जो उन्होंने सूत्र बना रखे थे, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए, जैसे रूसो ने अपना ज्ञान दिया वैसे मॉन्टेसरी ने भी अपना ज्ञान दिया। तो मॉन्टेसरी जी के हिसाब से शिक्षा में क्या क्या, तो देख लीजिए। पहला, बालकों को व्यक्तिगत रूप से
प्रशिक्षण देना है, यानी हर बच्चे को इंडिविजुअली पर्सनली उनको सिखाओ, है ना, ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो। दूसरा, बुद्धि के स्थान पर ज्ञानेंद्रियों को जागरूक करना, दिमाग के जगह उनके सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिय, सुनने, सोचने, समझने की शक्ति को जागृत करना, ये मॉन्टेसरी प्रणाली में। फिर प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पर्श ज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यानी शुरुआत की एजुकेशन में स्पर्श ज्ञान, यानी कि अगर बच्चों को बता रहे कि बच्चों ये गोल आकार होता है, त्रिभुज होता है, तो उसको त्रिभुज छूने लगाओ, त्रिभुज दिखाओ सामने ना, एकदम प्रैक्टिकल एजुकेशन हो शुरुआत में, है ना। फिर बच्चा जो है अगर पहले बस किताब में पढ़ लेगा, ठीक है, कि त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसा दिखता है बोर्ड पर ऐसा, तो मान लो असली का त्रिभुज किसी को दिखाई दे, वो तो ऐसा मोटा होता है, चारों तरफ से कोण होते हैं, तो बोलेगा हमने बोर्ड पे तो बस ऐसा देखा था तीर, वो तो इधर से ऐसा भी है। तो बच्चे को पहले ही सब चीजें कॉन्सेप्ट होनी चाहिए और छू कर देखने, प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए। फिर बालक को सामान्य विकास में क्रियात्मक सहायता देनी चाहिए। बालक का जो सामान्य विकास है, अलग अलग जो शारीरिक विकास हो, चाहे बोलने की क्षमता हो, सुनने की क्षमता हो, है ना, इन सब में सहायता देनी चाहिए, बच्चे का क्रियात्मक सहायता होनी चाहिए। फिर जिस व्यायाम का प्रयोग किया जाए वह ऐसा होना चाहिए कि बालक किसी अंग विशेष के विकास की आवश्यकता पूर्ति कर सके, यानी स्कूलों में या जो भी वहां पर व्यायाम कराया जाए, एक्सरसाइज कराया जाए, पीटी हो, परेड हो, होता है ना स्कूलों में पीटी परेड, ताकि बच्चों का जिस अंग का विकास करना है, जिस शारीरिक, जैसे हाथ पैरों का हाइट का, बच्चों के लिए क्या विकास जरूरी है उस समय में, है ना, स्कूल के समय उनके शरीर की हाइट बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए, है ना, उनके हाथ पैर ठीक ढंग से काम करे। तो जो भी पीटी होती है आप देखना, शरीर हाथ पैर से समझ ऐसी होती है, यानी व्यायाम ऐसा कराओ जो उनके शारीरिक ग्रोथ में, उनके शारीरिक विकास में मदद करे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्षणों की प्रतीक्षा करें, जब तक किसी बात की आवश्यकता का अनुभव ना हो तब तक कुछ मत सिखाओ, यानी जब तक बच्चा खुद साइकोलॉजिकल, खुद ही मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचता, कुछ नहीं सिखाना है बच्चे को, पहले उस समझ तक आने दो, बच्चे को पहल करने दो, बच्चा जब खुद से ऐसी बात करे तब उसे ज्ञान दो, ठीक है। कोई जटिल पाठ्यक्रम नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिलेबस मत बनाओ भाई, एकदम आसान सिलेबस होना चाहिए, एकदम डिटेल में, बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए पढ़ाई की, परीक्षा की, है ना, बड़ा आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक। तो ये सब जो है ये मॉन्टेसरी सूत्र प्रणाली के हैं, यानी इस हिसाब से शिक्षा मॉन्टेसरी के हिसाब से होनी थी, शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए। अब आते हैं अगले पीवाईक्यू की तरफ, बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आपको गांधी जी के शिक्षा के ऊपर क्या विचार है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के ऊपर क्या विचार हैं, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के ऊपर क्या विचार है, उनके शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, जिस प्रकार से वो शिक्षा चाहते थे, तो ये सब पूछता है। ये सारे क्वेश्चंस को आपने अपने कोर्स में शामिल किया है, जी हाँ, कोर्स में डिटेल में पॉइंट वाइज, थ्योरी वाइज पूरा आपको मिल जाएगा कि कैसे जो है इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप कोर्स देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आइए बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षण विधियां थी, उनकी जो सिखाने की, पढ़ाने की जो मेथड थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या खासियत थी। तो पहले थ्योरी कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षण विधियों की विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। नंबर 1, योग विधि द्वारा चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध करना, ठीक है, यानी मन में जो परेशानी है उसका हल योग से होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था विवेकानंद जी का। दूसरा, केंद्रीयकरण विधि द्वारा मन को एकाग्र करना, ठीक है, मन को एकाग्र करना चाहिए, केंद्रीयकरण विधि यानी सेंट्रलाइजेशन जो होता है ना, यानी मन में ध्यान लगाना, आपने देखा होगा कुंडली जागृत करना, ध्यान लगाना, व्यायाम करना, मन को एक जगह फोकस करना ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये सब तरीके से उन्होंने कोशिश की थी कि शिक्षा ऐसे मिलनी चाहिए। फिर तर्क यानी कि लॉजिक हो, है ना, व्याख्या, विचार विमर्श, उपदेश विधि, इन सब से ज्ञान अर्जित होना चाहिए, यानी वाद विवाद हो, है ना, एक दूसरे से पूछो, प्रश्न पूछा जाए, सुना जाए, इन सब तरीकों से ज्यादा ज्ञान हासिल होता है, ना कि बैठ के रटने से किताबों में लाइन बाय लाइन, है ना। ये उनका मानना था, किसका, विवेकानंद जी का। अनुकरण विधि द्वारा शिक्षक के उत्तम चरित्र, गुणों आदि का अनुकरण करना चाहिए, यानी अनुकरण में क्या होगा, शिक्षक जैसे अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छी राइटिंग से लिखेगा, अच्छे तरीके से बोलेगा, अच्छे तरीके से स्पीच देगा, अच्छे तरीके से क्लास में उठेगा बैठेगा, तो बच्चे भी उसी का अनुकरण करेंगे। तो अनुकरण विधि होनी चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से होना चाहिए, वरना टीचर ही क्लास में आके गुटखा खा रहा है और बच्चे उसका अनुकरण कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए भाई। अनुकरण में अच्छी आदतों का अनुकरण शामिल है, तो पहले शिक्षक भी अच्छे आदत के होने चाहिए। फिर व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि द्वारा छात्र को उचित मार्ग पर अग्रसर करना, यानी व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, एक एक बच्चे पर ध्यान देकर उसे मार्गदर्शित करना, एक एक बच्चे से गाइडेंस करना, उस बच्चे को सिखाना, समझाना, उसके मन की बात जानना, उसकी मदद करना, उसको बताना कि हाँ बेटा ऐसे करो। इन सब विधि से छात्र को प्रोत्साहित करेंगे, उसे सही मार्ग पर लाएंगे, ये सब तरीका अपनाएंगे। ये सब जो खासियतें हैं, विशेषताएं हैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षण विधियों की, यानी पढ़ाई किस तरीके से होनी चाहिए, किसका मानना था, विवेकानंद जी का मानना था। क्लियर है।
ठीक, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस पे आपको स्वामी विवेकानंद की जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा पे विचार, उनकी विशेषताएं, महात्मा गांधी की शिक्षा के विचार, उनकी विशेषताएं, ये सब परीक्षा में पूछता है, बहुत डिटेल में आता है, तो ये सब कुछ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। तो ये था वीडियो हमारा पहला समाज शिक्षा और पटचर्या बोध का, इकाई 1 का। इसके बाद इकाई 2 की वीडियो भी लेकर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त, क्लास में फ्रेंड, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहां जरूर शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी इसको देख सके, पढ़ सके, ठीक है। और हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। ऐसे अन्य विषयों के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम से संबंधित और नोटिफिकेशन न्यूज चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि कोई भी न्यूज आएगी एग्जाम फॉर्म से संबंधित, परीक्षा डेट से, टाइम टेबल से संबंधित, मैं वीडियो बना के सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। और आप बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रहेगी, सब्सक्राइब करके तभी जाके नोटिफिकेशन आपको मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।